आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम मॉडल पेपर कर रहे हैं रीट की पात्रता परीक्षा जो आयोजित होने वाली है 27 फरवरी को। हम एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर कर रहे हैं और आज हमारा 5वां है वो मॉडल पेपर है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी है वो सुचारू रूप से चल रही है और आप परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी दिनचर्या है उसको चला रहे हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज की मॉडल पेपर की ओर। आज का मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 2, 3, 4 या 6। जीन पियाजे हैं वो मॉडल की इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया या इन्होंने अपने विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं वो बताई है। तो 4 अवस्थाएं हैं, बताइए। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का समापन, बुद्धि का सापन नहीं, यहाँ पर मापन, बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य को जांच करना, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों को प्रगति की जांच, उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? तो छात्र के द्वारा जो शैक्षिक कार्य किए गए हैं उन्होंने कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, प्रगति की जांच करना, यह होता है मूल्यांकन का अर्थ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के एक कारक का प्रतिपादन है वो सिद्धांत है वो किसने दिया था? थ्रस्टन ने, स्पेरमैन ने, सिने ने यहाँ पर बिने ने या टर्मन ने। तो बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है वो बिने ने दिया था। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े हुए बालक उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 से अधिक, 80 से कम, 70 से कम या इनमें से कोई नहीं। 80 से जो कम होते हैं उन लोगों की बुद्धि लब्धि है वो पिछड़े हुए बालक कहते हैं उन्हें। 5 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये किसने कहा है कि बुद्धि है वो अमूर्त विचारों का एक सोचने का समूह है? ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने, स्टर्न ने, ब्रक ने या टर्मन ने? तो ये टर्मन ने कहा है। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित किया है। गुड ने, रॉबिन्स ने, कोरेन या लेविन ने? किसने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में? कोरिन है इन्होंने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात किस देश में हुआ था? क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात है वो किस देश में हुआ है? फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में या ब्रिटेन में? तो अमेरिका के अंदर सबसे पहले क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात वो किया गया था। हमारा अगला प्रश्न नंबर 8 है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? कहने का मतलब जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका शिक्षा के अंदर है वो प्रयोग कब किया गया था? 1953 में, 1961 में, 1946 में या 1935 में? तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सबसे पहले 1953 के अंदर किया गया था। पहला ऑप्शन है वो सही है। प्रश्न नंबर 9 है, आदत कार्य का यह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है पर बार बार किए जाने के कारण स्वतः हो जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और कितनी अच्छी बात कही है कि आदत है वो एक कार्य का स्वरूप है, कार्य करने का एक स्वरूप है। सबसे पहले तो हम जब कोई भी चीज़ को हम शुरुआत करते हैं, कोई भी बालक है वो नशा करना शुरू करता है या फिर गाली देने शुरू करता है तो सबसे पहले वो अपनी इच्छा से है वो करता है। नशा मान लो आप शुरू करता है, उसके बाद वो जानबूझकर करता है, उसके बाद जब उसको बार बार उसको किया जाता है तो वह एक प्रकार से क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। तो गेरिट ने, लेडेल, मारोल या जेम्स?
किसने यह परिभाषा दी है? तो मारोल ने यह परिभाषा दी है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का गुण है वो नहीं है इसमें। सृजनात्मकता का मतलब क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, मौलिकता, अनुपयोगिता या लचीलापन। क्रियात्मकता होती है उसके अंदर, कौन सा इसके अंदर है वो गुण नहीं है। तो मौलिकता होती है लेकिन इसके अंदर अनुपयोगिता है वो नहीं होती। ऐसा कोई है नहीं कि जिसके अंदर है वो अनुपयोगिता। उपयोगिता सभी किसी न किसी काम को करते हैं, वो उपयोगी होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रत्यों का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है वो संप्रत्यों का प्रकार है वो नहीं है। संयोजक संप्रत्यय, संबंध परक संप्रत्यय, तार्किक संप्रत्यय या वियोजक संप्रत्यय। तो इनमें संप्रत्यय का प्रकार है वो तार्किक संप्रत्यय है वो नहीं है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूलों की प्रबंधन समिति में कितने सदस्य बच्चों के अभिभावक होने चाहिए? प्रबंधन स्कूल के अंदर समिति होती है जिसे हम प्रबंधन समिति बोलते हैं या प्रबंध समिति कहते हैं। उसके अंदर सदस्यों में से बच्चों के अभिभावक है वो कितने होने चाहिए? तीन चौथाई या एक चौथाई या 2/3 या आधे, कुल है उनमें से आधे। तो कौन से कितने सदस्य हैं वो होने चाहिए? तो 3/4 है वो सदस्य होने चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया इसका सही। प्रश्न नंबर 13, शिक्षण के संदर्भ में सही है। यह कला एवं विज्ञान दोनों है। यह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। यह शिक्षा का स्वयं मूल्यांकन नहीं है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की एक कड़ी है। तो यह शिक्षक का खुद का भी मूल्यांकन है वो शिक्षण के अंतर्गत होता रहता है। तो अन्य तीनों ऑप्शन है वो सही है। चौथा ऑप्शन इसका गलत है, हमें सही नहीं है, वही पूछा है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का आयोजन कहाँ किया गया था? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें 2005 में, इसका आयोजन है कहाँ हुआ? NCERT न्यू दिल्ली, इग्नू न्यू दिल्ली, NCT न्यू दिल्ली या BITS पिलानी, हम बिट्स पिलानी कहते हैं। तो कहाँ पर है वो इसका हुआ था? NCERT न्यू दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ था। पहला ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 15, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 150, 140, 130 या 120। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि लगभग 140 प्लस होती है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, सृजनशील बालक की विशेषता है। सृजनशील बालक की विशेषताएं सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न है। सृजनशील बालक अधिक स्वतंत्र होते हैं। सृजनशील बालकों की रुचि अर्थों, प्रतीकों और उनमें निहित अर्थ में अधिक होती है। विचारों के प्रति निग्रह कम होते हैं। ये बालक आमूल परिवर्तनवादी होते हैं। तो इनमें से सविशेषता है विचारों के प्रति निग्रह कम होते हैं। सृजनशील बालकों की रुचि अर्थों में, प्रतीकों में, उनमें निहित अर्थ में अधिक होती है। सृजनशील बालक स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन इतने स्वतंत्र हो कि वो अपना निर्णय ले सके ऐसे भी नहीं है। विचारों के प्रति निग्रह कम होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वो अपने विचारों के प्रति अगर ज़्यादा सोचेंगे तो सृजनशील नहीं हो सकते। तो यह तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करें, किस अवस्था में सामाजिकता का प्रारंभिक विकास होता है? सामाजिक यानी समाज के अंदर बालक रहता है, उसको समाज की जो समझ है वो कब विकसित हो जाती है, कितने वर्ष में होती है? यह प्रश्न हमें पूछा है। प्रश्न की लैंग्वेज है उसको हमें सबसे पहले समझना आना चाहिए। 2 से 5 वर्ष में, 12 से 18 वर्ष में, 6 से 12 वर्ष में या 18 से 30 वर्ष में। तो समाज का जो विकास है वो 2 से 5 वर्ष में यानी बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसके अंदर धीरे धीरे बालक है वो समाज की समझने की क्षमता है वो उसके अंदर विकसित होने शुरू हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था हम जिसको कहते हैं। 17 नंबर में 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, शैशव अवस्था के लिए उपयुक्त कथन नहीं है। नहीं, हाँ और नहीं हमें सबसे पहले
जो प्रश्न पूछा है हाँ और नहीं उसको गोला कर लेना। इसके अंदर शेष अवस्था की विशेषता से संबंधित ये प्रश्न है, उसमें से नहीं है। प्रथम 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। प्रथम 3 वर्षों में 3 वर्षों तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती है। बालक प्रथम 6 वर्षों में आगामी 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। वह सत्य असत्य में अंतर करने की क्षमता पूर्णतः विकसित है, वो कर लेता है। तो पूर्णतः विकसित है वो बिल्कुल नहीं करता। शेष अवस्था में उसको पता ही नहीं होता है सत्य असत्य क्या होता है। वो मिथ्या की भावना उसके अंदर, प्रत्यक्ष ज्ञान है वो रखने की उसके अंदर समझ है वो विकसित होती है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन है वो सही हो गया। प्रश्न नंबर 19, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? सबसे पहले कौन से चिंतन का विकास होता है? कल्पनात्मक चिंतन क्या कल्पना करता है, या प्रत्यक्षात्मक चिंतन, अनुपात अनुमान चिंतन या अनुपात अनुमान चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक या प्रत्यक्षात्मक। तो इसके अंदर कौन से, तो हम पहले ही चर्चा की है कि बालक है शेष अवस्था के अंदर सबसे पहले प्रत्यक्ष चिंतन का विकास होता है। जैसे किसी भी दृश्य को वो देखता है, पेड़ है पौधे हैं, किसी भी तरीके से उसको अब देखेगा तो उसको सबसे पहले किसी भी इंसान की अगर तस्वीर वो देखता है तो उसका प्रत्यक्ष चिंतन है वो बिल्कुल करेगा। जो चीज़ उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई गई है सबसे पहले उसे ही समझेगा। चौथा ऑप्शन हो गया सही। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से मानसिक और संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालकों के शिक्षण हेतु उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? किसकी बात कर रहा है? मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो अस्थिर बालक होते हैं, जो स्थिर रूप से एक जगह रुक जाते हैं, अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत। तो अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसके अंदर हम मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो बच्चों का स्थिर हो गया है उसके लिए उपयोगी है, शिक्षण के लिए उपयोगी अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत होगा। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 21 है, व्यवहार परिमार्जन के लिए उपयोगी सिद्धांत। व्यवहार में परिमार्जन का मतलब परिवर्तन करना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत। व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं तो अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा सिद्धांत है वो दिया था? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है वो इसके अंदर राइट होगा। पहला ऑप्शन इसका सत्य होगा। प्रश्न नंबर 22, बुद्धि लब्धि के अनुसार बालक है वो होते हैं जड़ मूड और औसत, सभी प्रकार के बुद्धि लब्धि के अंदर आते हैं। चौथा ऑप्शन है वो इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 की चर्चा करते हैं, एक छात्र की बुद्धि लब्धि 70 है तो बालक होगा मंदबुद्धि, पिछड़ा हुआ, प्रतिभाशाली या असंतुलन। जिस बालक की बुद्धि है वो 70 होगी उसको हम मंद बुद्धि के अंदर रखेंगे। पिछड़े हुए बालकों की हम 75 से 80 और प्रतिभाशाली होते हैं वो 120 से प्लस और 140 के ऊपर होते हैं। तो प्रतिभाशाली हम अलग अलग रखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सृजनशील बालक सृजनशील छात्र का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, गत्यात्मकता का अभाव, समस्या के प्रति सजग न होना। सृजनशील बालक की विशेषताओं से संबंधित यह प्रश्न है, उसका लक्षण क्या होगा? तो वह एक जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? बालक का अगर व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे तो हम उसे कौन सी अध्ययन पद्धति के अंदर रखेंगे? केस स्टडी, रेटिंग स्केल, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि। तो केस स्टडी है, हम उसको व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं तो केस स्टडी के अंदर रखेंगे। पहला ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 26 है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांट ने, टर्मन ने या सिम्पसन ने या हर्बर्ट ने बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सबसे पहले सूत्र है वो टर्मन ने दिया था। दूसरा ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से अधिगम की विधियां हैं अवलोकन विधि, करके सीखना, सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि उपयुक्त सभी। अधिगम की विधियां हैं, अवलोकन विधि होती है, करके सीखना होता है, सुप्त या सामूहिक विधि होती है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है, शिक्षण और अधिगम है दोनों एक क्या है? एक सिक्के के दो पहलू हैं।
शिक्षण से अधिगम तथा अधिगम से शिक्षण की प्राप्ति होती है। दोनों गत्यात्मक प्रक्रिया यानी चलती रहती है, गति करती रहती है उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर दोनों है वो एक सिक्के के दो पहलू है। शिक्षण अधिगम, शिक्षण से तो अधिगम होता है, अधिगम से शिक्षण होता है, दोनों गत्यात्मक एक साथ चलते हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 29, तर्क निम्न पर आधारित है। तर्क है किसके ऊपर आधारित है? निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क या शब्दावली के उपयोग की क्षमता, अपसारी चिंतन। तर्क है वो किस प्रकार का होता है? तो निगमनात्मक तर्क होता है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 30 है, यदि शिक्षक छात्र से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसी थी? तो इसमें सम्मिलित चिंतन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा? कहने का मतलब एक शिक्षक है वो छात्रा से प्रश्न पूछता है या छात्रों से प्रश्न पूछता है कि रानी लक्ष्मीबाई है वो महाराणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसी थी। तो इसमें तर्क कौन सा होगा? बालक किस प्रकार से तर्क का उपयोग करेगा? आलोचनात्मक तर्कण, निगमनात्मक, सादृश्यवाची तर्कणा, आपनात्मक तर्कणा। तो इसके अंदर किसका उपयोग करेगा? तो सादृश्यवाची तर्कना का उपयोग है वो बालक करेगा। 30 नंबर प्रश्न साइकोलॉजी के हो गए, तो उसमें 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अब हम हिंदी के प्रश्न है वो करेंगे। भाषा नंबर फर्स्ट, भाषा प्रथम है वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी भाषा है। पुरुषार्थ शब्द में संधि है। पुरुषार्थ के अंदर दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। पुरुषार्थ के अंदर कौन सी संधि है? पुरुष धन अर्थ पुरुषार्थ दीर्घ संधि होगी, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। इनमें से वर्जन चिन्ह कौन सा है? इनमें से वर्जन चिन्ह है वो कौन सा है? इनमें से कौन सा वर्जन चिन्ह है? तो पहला ऑप्शन है वो वर्जन चिन्ह होगा। 33 नंबर का प्रश्न है, जिसे मापा न जा सके वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा? अप्रिमेय, अप्रीतम, अप्रीतम और अप्रीतव, अविकल्प। जिसे मापा नहीं जा सके उसे हम अप्रिमेय कहते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, शुद्ध वर्तनी है अत्यधिक पावनजन्य, स्रोत या वांग्यर्थ। तो चौथा ऑप्शन है ये शुद्ध है, अत्यधिक हो जाएगा, पावनजन्य हो जाएगा और स्रोत के अंदर ऐसे हो जाएगा। तो इसका वांग्य अर्थ हो जाएगा, वांग्य अर्थ। चौथा ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा संख्यावाची शब्दों का मानक रूप सही युग्म है? एक तरफ राजस्थानी और दूसरी तरफ हिंदी के रूप दे रखे हैं। सट्टी, धरपणी, चोलगाड़ी, बोझी, बाजरे की बाली, स्थापित करना, हवाई जहाज या खेजड़ी का बाल रूप। तो हमें एक तरफ तो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं वो दे रखे हैं और एक तरफ है वो हिंदी का रूप। सट्टी है वो बाजरे की सिट्टी, सट्टी या हम इसको सिट्टी कहते हैं। तो बाजरे का बाली, बाजरे की बल्ली होती है, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर पहला और पहला सबसे पहले ये देख लेना है। उसके बाद धरपणी, दर्पण करना मतलब स्थापित करना। तो दूसरा और दूसरा इसके अंदर इसमें है, तो ये दूसरा और सभी कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चिलगाड़ी हवाई जहाज को कहते हैं, चोलगाड़ी या चिलगाड़ी कह सकते हैं हम। बोझी है वो खिचड़ी का बाल रूप होता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब हम गद्यांश से प्रश्न पूछे वो देने हैं। बच्चन जी ने बहुत कष्ट देखे हैं, वाक्यांशों में काल है। बहुत कष्ट देखे थे, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो देखे थे है तो वाक्य है वो पूर्ण है, तो पूर्ण भूतकाल, और कार्य है वो पूरा हो गया है तो पूर्ण भूतकाल होगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है,
आत्मवान शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा। आत्मवान शब्द है, उसका वान और वती ध्यान रखना है। आत्मजा, आत्मवती, आत्मवती और आत्मवानी, तो इसका आत्मवती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है। जिजीविषा शब्द का अर्थ है खाने के लिए जीना, जीवन जीने की इच्छा, जीवित रहना या सफल जीवन जीना। तो जीवन जीने की इच्छा होती है, उसे हम जिजीविषा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुकी। गीता पढ़ते हुए 2 जगहों पर रुकी, वाक्य का परिवर्तन संदिग्ध भविष्य काल में करो। संदिग्ध भविष्य काल के अंदर हमें इस वाक्य को करना है। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह रुकी है। गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह रुका होगा। शायद गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह रुका थी। हो सके गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगह पर रुकूंगा। शायद गीता पढ़ते हुए मैं 2 जगहों पर रुकूं। तो संदिग्ध भविष्य, संदेह की भावना हो, वहाँ पर हमें शायद मिलेगा, और भविष्य की बात कर रहे हैं तो रुकूंगा या आएगा जिसके अंदर वो हो जाएगी। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 40 है। अंशु शब्द में वचन है। अंशु, होश, दस्ताक्षर, प्राण, इस तरीके से वचन आते हैं, उसके अंदर बहुवचन होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि या यदि अगर से प्रारंभ होने वाले उपवाक्य को क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य या मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। की से जुड़ा हुआ वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य होता है। यदि अगर इनसे जुड़ा हुआ वाक्य होगा वो आश्रित होगा। प्रश्न नंबर 42 है। की से आरंभ होने वाले वाक्य का नाम बताइए। उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या संयुक्त उपवाक्य। तो ये एक उपवाक्य होता है। 43 नंबर का प्रश्न, यदि वाले उपवाक्यों कहलाते हैं संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यदि से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं उसे हम क्रिया विशेषण है वो कहते हैं। अमल पानी करना, अमल पानी करना मुहावरे का अर्थ है मिश्रण करना, एक दूसरे से जोड़ना, नशा करना या विपरीत कार्य करना। अमल पानी करना है, अमल पानी करना, तो अमल पानी करता है आजकल नशा करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है। अरहर की टट्टी, गुजराती लाल, लोकोक्ति का अर्थ है दिखावा करना, अनमेल साधन जुटाना, थोड़ी संपत्ति की अच्छी सुरक्षा करना, अल्प वस्तु की प्राप्ति पर इतराना। अरहर की टट्टी, गुजराती ताला, ये कहावत है और इसका अर्थ होता है कि थोड़ी संपत्ति की सुरक्षा है वो अच्छी तरह से करना। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बिल्कुल सही है। बोलकर अपनी बात कहना होता है, दूसरों की बातों को भी सुनना व समझना। तो चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है। भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सार्थक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है। व्यक्तिगत, सामूहिक, एक व दोनों। ऊपर ले कहने का मतलब पर दोनों सही है या ये सभी है। तो भाषा शिक्षण के अंदर पिछड़े हुए बालकों का सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन की प्रक्रिया है वो क्या होगी? व्यक्तिगत रूप से अगर पिछड़ गया बालक है तो उसको समूह के अंदर तो रख नहीं सकते, तो व्यक्तिगत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है। पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक पिछड़े बालक हैं उसके शिक्षण को हमें प्रभावी बनाना है तो उसका उपाय क्या होगा? उपचारात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। ऐसे बालकों को सोचने का अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में क्या करना? आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित करना। ये तो गलत हो गया, हतोत्साहित। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। पिछड़े हुए बालकों का शिक्षण हमें प्रभावी बनाना है, उसके लिए उपचारात्मक उपाय है वो कौन सा होगा? तो सोचने का अवसर प्रदान करेंगे, बालकों की कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। हतोत्साहित करना, हतोत्साहित है वो गलत है, तो ये 1 और 2 दोनों सही होगा। इसके अंदर है एक, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री एक सर्वे व दृश्य नहीं है? सुनना और देखना इनमें से कौन सा नहीं? नाटक, रेडियो,
टेलीविज़न या कंप्यूटर। तो इनमें से सर्वे और दृश्य है वो कौन सा है? वो नहीं है। तो रेडियो है वो इसके अंदर हो जाएगा। दृश्य व सर्वे। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, ये प्रश्न क्या पूछा? नहीं, सामग्री में से नहीं है, नहीं बल्कि है। इसमें यह पूछा है कि कौन सा है वो एक देखने का और सुनने का है। रेडियो को हम सुन भी सकते हैं, सुन सकते हैं। नाटक को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टेलीविज़न है इसे हम सुन सकते हैं, और कंप्यूटर ये तो दोनों में आ जाएगा। तो ना इसके अंदर प्रश्न है कौन सी सामग्री एक सर्वे सामग्री है। हम इसको दृश्य नहीं बल्कि सर्वे सामग्री है ऐसे रखेंगे। प्रश्न की 1 मिनट, प्रश्न को कर देता हूं मैं, आप लोगों को विचलित करेगा वरना। इनमें से कौन सा है वो सर्वे है? तो सुनने वाला होगा वो। रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सामग्री का उपयोग होता है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हम जिस सामग्री का देख रहे हैं उसका उपयोग क्या होगा भाषा शिक्षण के अंदर, यह पूछा है हमें। तो शुद्ध लेखन हो जाएगा। शुद्ध लेखन के अंदर उसका प्रयोग करेंगे। मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? मौखिक रूप से बोलने के कौशल को व्यक्तिगत पठन के सामूहिक अनुकरण या उपयुक्त सभी। मौखिक है उसको हम व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, सामूहिक रूप से और अनुकरण सभी तरीके से करेंगे, उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा। चौथा ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से क्या ग्राहात्मक या ग्रहात्मक कौशल का एक स्वरूप है? सुनना, बोलना, लिखना, या ये सभी। ग्रहात्मक कौशल के अंदर है वो कौन से आते हैं? तो सुनना होता है, ग्रहण करना। पहला ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? गलत वर्तनी कर रहे हैं, उसके लिए एक शिक्षक का महत्व है वो क्या रहेगा? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समुद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। गलत वर्तने वाले शब्दों को लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो हमें इनमें से सबसे पहले जो सबसे उत्तम है वो छांटना है, साइकोलॉजी ये कहती है। चारों ऑप्शन में से सबसे उत्तम गलत वर्तनी है, तो इसे एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का माहौल कराएंगे। कक्षा में 10 बार तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। शब्दों को बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। बच्चों को त्रुटियों का एहसास करा के हम उसको नहीं कर सकते। बच्चों की गलत वर्तने वाले शब्दों को लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगा, उसके बाद वो बच्चा आगे सीखेगा, इसके लिए करेंगे। हमें 2 में से छांटना है, तो 10-10 बार लिखने के लिए कहेंगे। ये आंशिक सत्य है, इसे एक सहज प्रक्रिया, देखिए छोटे बच्चा सीखता है वो एक प्रकार से सहज प्रक्रिया है और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण हम इसके अंदर करेंगे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन 53 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर है वो 54 है, एक समावेशी कक्षा में भाषण शिक्षण की समस्या है। समावेशी, समान रूप से चलने वाली, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण नहीं हो पाना, उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों को योग्यताओं में भिन्नता होना, विद्यार्थियों में असमान रुचि। तो इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या आती है परिवेश का निर्माण हम नहीं कर सकते। एक बहुभाषी कक्षा उसके अंदर हम कैसे प्रवेश करेंगे भाषा का? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, भाव एवं विचारों के अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है पढ़ने में, बोलने में, सुनने में, या इन सभी में? भाव एवं विचारों का जो प्रवाह है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बोलते हैं तो उसके पता चलता है कि उसके बोलने का तरीका, ढंग, विचार, भाव क्या है, तो बोलते हैं तब होता है। तो 55 में 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होगा? लिखना, बोलना, सुनना, या भाषा? बालक में जो मनन की शक्ति है उसके अंदर हम भाषा के माध्यम से, उसका मुख्य आधार है वो भाषा होती है, मनन की शक्ति।
तो 4 नंबर ऑप्शन है हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत है वो नहीं है। इनमें से कौन सा है वो भाषण शिक्षण का सिद्धांत है वो नहीं है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोलचाल का सिद्धांत है वो भाषा शिक्षण के अंदर है, वो कैसे हो सकता है? बोलचाल का सिद्धांत नहीं होगा, शिक्षण का सिद्धांत होता है, चयन का सिद्धांत होता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्यामपट्ट का या प्रश्न पूछने का? जैसे एक शिक्षक है, हम एक कक्षा के अंदर या आप एक कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उस समय आप किस तरीके का, किस माध्यम का प्रयोग है वो सबसे पहले वो करेंगे। तो हम सामान्य बोलचाल, हमारी भाषा है वो एक सामान्य तरीके से हम उनके सामने पेश होंगे, तो दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना एक उद्देश्य क्या? हिंदी भाषा शिक्षण हम पढ़ा रहे हैं तो हम छात्रों की रुचि है वो, आप कक्षा के अंदर पढ़ाने के लिए जाएंगे विद्यार्थियों को, तो उनकी रुचि है वो हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति कैसे करेंगे? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, उच्च स्तर के छात्रों के लिए रुचि उत्पन्न करना है, वो कौन सी कक्षा का स्तर है उसकी चर्चा है वो इसके अंदर की गई है। तो प्राथमिक स्तर है उसकी रुचि हम भाषा शिक्षण के अंदर सबसे पहले करेंगे, पहला ऑप्शन हो गया। प्रश्न नंबर 60 है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना या अनुकरण करना? तो सबसे उत्तम साधन है वो अनुकरण करके बालक है वो सीखता है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमें गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने हैं। संस्कृत भाषा सेकंड नंबर जो भाषा है उससे प्रश्न हमें पूछें। भ्रमरा कुत्र गुंजयति, भ्रमरा बहुरे की बात हो रही है। भ्रमरा बहुरा कुत्र कहाँ गुंजन करता है? पुष्पेशु, दुष्यान, उद्यानेशु, वृक्षेशु या पत्रेशु? तो भ्रमर है वो कहाँ पर भ्रमण करता है या गुंजता है? कहाँ पर है? पुष्प के अंदर करता है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, सवजनीय जनकी पदेस्मिन् कै समास अस्ति? सवजननी जनकी के अंदर समास कौन सा है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो इसके अंदर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, भ्रमंत इत्यस्य कै प्रत्यय अस्ति? भ्रमंत के अंदर कौन सा प्रत्यय है? सनच, कतवतु या कत या श्रित? तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? श्रित प्रत्यय है, श्रित का तय शेष रहता है। प्रश्न नंबर 64 है, समाचार पत्रवाहक है, समाचार पत्रवाहक समाचार पत्राणि सर्वे वहे वितरती रेखांकित पदे विभक्ति? मैंने सर्वे भय पद को रेखांकित कर दिया है, इसके अंदर हमें क्या पूछा है? रेखांकित विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या द्वितीया? तो सर्वे भय है इसके अंदर है वो चतुर्थी विभक्ति होगी, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, उद्याने सुंदराणी पुष्याणि सन्ति वाक्येष्मने विशेषणम पदम किम? इसके अंदर कौन सा विशेषण है? वाक्य के अंदर कौन सा सन्ति विशेषण पूछा है? पुष्पाणि, सुंदराणी, उद्यानी। उद्यान में सुंदर पुष्प हैं, बगीचे के अंदर क्या है? सुंदर पुष्प है। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा है? विशेषण पूछा गया है, तो सुंदर इस विशेषता है, सुंदराणी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, मनुष्याः सूर्य नमन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्त्यते। लोट लकार के अंदर, लट लकार के अंदर हमें वाक्य को प्रयोग करना है।
मनुष्याः सूर्ये नमस्यन्ति, मनुष्याः सूर्ये नमस्यन्ति, मनुष्याः सूर्ये नमन्तु, मनुष्याः सूर्यम् एनमनं, एनमन। तो इनमें से कौन सा है वो लट लकार का होगा? तो मनुष्य सूर्य नमस्यन्ति, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, व्यायाम व्यायाम पद्मेश पदे अस्मिन कति उपसर्गा सन्ति। व्यायाम जो है इसके अंदर कितने उपसर्ग है? एक है त्रिहि द्वो उपसर्गा न सन्ति, इसके अंदर उपसर्ग नहीं है। तो इसके अंदर कितने उपसर्ग हैं? 2 उपसर्ग हैं। विधन आ 2 उपसर्ग इसके अंदर है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, कस्या भाव कार्याभाव भवति। कस्या भाव कार्याभाव भवति, धन से, मद से, कारण से या समाज से? क्या होगा? कारण के माध्यम से होगा, कारण से। प्रश्न 68 में 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, मद्यपानम किम जनयन्ति। किम जनयति, महत सुखम, महत दुखम, महत महत सुखम, महत धनम। मद्यपान क्यों किया जाता है? मद्यपान किम जनयति, मद्यपान किम जनयति, महत दुखम, मद्यपान का अंतिम दुख होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, गद्यांसे प्रजा इति पद्यम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति। प्रयुक्तम अस्ति, प्रजा के अंदर कौन सा लिंग है प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंगे या सर्वेलिंग। तो प्रजा के अंदर है वो स्त्रीलिंग होता है। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न है, स्पर्श वर्ण है, श है, स है, क चट है, तैप, ये रेलेव, झ में, ये और न। स्पर्श वर्णों के अंदर है क चट तैप, क चट तैप आएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, उपमानु दुपमेशे वर्णम यत्राधिकम भवति तत्र को अलंकारो विद्यते। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? दीपकम, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास या वितेरकी। वितेरक कौन सा इसके अंदर क्या है? अलंकार है। इसके अंदर अलंकार कौन सा है? में प्रश्न पूछा है, उपमानु दुपमेशे। इसके अंदर हमें क्या पूछा है? अलंकार पूछा है। तो अलंकार इसके अंदर वितेरक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है, 1832 इति संख्या शब्दे लिखित। 1832 को संस्कृत के अंदर हमें शब्दों के अंदर लिखना है। द्वात्रिदश दिकाष्टादश शतम, द्वित्रिदश दिकाष्टा दशशतम, द्वात्रिदश दिकाष्टा दशशतम, द्वात्रिदश दिकाष्टा शतम। 1832 इसका द्वात्रि 2 और 3, 1800 दिकाष्टी शतम। तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, 12:30 इति घटाम अक्षरम लिखती। 12:30 की घड़ी का जो समय उसको अक्षरों के अंदर लिखना है। साघर्द वाद 10 वादनम, सार्थ वादनम 10वो, अर्थदद द्वावादनम, सार्धैकद श्वावादनम दंता। तो 12:30 का साढ़ी होगा, उसको हम सार्ध कहेंगे। सार्धवा 10 वादनम, सार्धवा 10 वादनम। तो ये द और ध अधूरा है, हम इसको
सार्धवा 10 वादनम, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है, लय वर्ण से उच्चारण स्थानम विधीयते। लय वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा? मूर्धा, दंता, तालु, कंठ है। लय वर्ण का उच्चारण स्थान है वो दंता होता है, दांतों के माध्यम से। कस्मी सिचय, कस्मी सचित पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रकृति है वा कथम प्रयोग है क्रियते। एतत् पुस्तके एदर्श संकल्पनानाम् अवबोधे सहायं करोति। पाठ से रचना कठिना भवति, किंतु तस्य वितरणानाम् अंकनं सरलम्। पाठ्येषु च प्रतिकृतीनाम् उपस्थिते इदानीं चलनमस्ति। एतत् पाठ्यपुस्तकम् आकर्षं करोति। चित्र का प्रयोग है पाठ्यपुस्तक के अंदर है, वो किस लिए किया जाता है? एतत् पाठ्यपुस्तक है ऐदर्श संकलनाम अवबोध, ऐदर्श जो संकलन है उसका बोध करवाने के लिए सहायक होता है। पहला ऑप्शन इसका, जो दिखाई नहीं दे, हमें पहली बार जिस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझाते हैं, सहायक होगा। 76 में एक होगा, छात्रनाम उत्कृष्ट लेखान कुर्वतम शिक्षक है कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। उत्कृष्ट लेखन के अंदर शिक्षक है वो कौन सा अधिक ध्यान या महत्व रहेगा? विभक्ति, शब्दावधि, हस्ताक्षरम, व्याकरणम। सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट लेखन के अंदर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो व्याकरण है। व्याकरण के माध्यम से हम लेखन कार्य उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो 77 में 4 नंबर हो जाएगा। 78 नंबर का हमारा जो प्रश्न है, डिसलेक्सिया इति अस्ति। साइकोलॉजी से के अंदर डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसएफेक्सिया, अफेसिया, फिजे, ये सब ये चलते हैं। एडीएच है गणित विकार संबंधी, पठन संबंधी विकार, मानसिक विकार या व्यवहारिक विकार। तो डिसलेक्सिया होता है वो पठन संबंधी विकार होता है, और डिसकैलकुलिया है वो गणित संबंधी विकार, और व्यवहारिक विकार हम एडीएच को कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पठन संबंधी विकार, दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 है, एकशः पाठस्य पठन समय अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यक। एक पाठ पढ़ते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। पाठ से अर्थबोध, पाठ से अर्थाबोध, शीघ्रतया पठनम, जल्दी पढ़ाना, शुद्धोच्चारणेन सह पठनम अस्ति, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, विराम चिन्ह नाम शुद्धता प्रयोगम, विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो सबसे पहले पाठ का अर्थबोध होना बहुत जरूरी है, पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा इसके अंदर। 80 नंबर का प्रश्न है, द्वितीय कक्षा शिक्षिका तासा, दूसरी कक्षा की एक शिक्षिका तासा छात्राणाम शब्द भंडार वर्धने बहुबलम ददाति। शब्द भंडार वर्धयते तया कह उपाय है अवलंबियते। तासा है वो छात्रों को शब्द भंडार के ऊपर अधिक से अधिक बल दे रही है। तो इसके अंदर हमारे लिए शब्द भंडार वर्धयते किस तरीके का उपाय करेंगे हम? प्रत्येक नूतन से कठिन से वा शब्द से कृते छात्रा शब्दकोशम पश्यन्तु। छात्रा पाठे प्रत्येकम नर्तन शब्द से अधो रेखांकिनम कुर्वन्तु तथा चैतान कंठस्थीकरोतु। क्या करेगा? कंठस्थी करेगा, छात्र को अधोलिखित कर देंगे, लिख देंगे, उसको कंठस्थीकरण कराने के लिए बोलेंगे। नूतनम पाठ से पठनात् पूर्व छात्रे सर्वे शब्दा समर्थव्याः दत् संदर्भ है छात्रा नूतन शब्दानाम अर्थानाम अनुमानम कुर्वती। तो सबसे ज़्यादा शब्द भंडार के लिए किसका प्रयोग करेंगे? प्रत्येक छात्रों को अधोलिखित रेखांकित करने के बाद उसको क्या करेंगे? कंठस्थीकरण है वो करवाएंगे, तभी शब्द भंडार का विकास होगा। तो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, नियमनाम प्रस्तुत है उदाहरणों बोधनम इत्यत्र कयम विधि। नियम से उदाहरण निगमन विधि, प्रायण विधि, आगमन विधि या सूत्र विधि। तो नियम
से हम तो निगमन विधि, और उदाहरण से निगमन की ओर आता तो सबसे पहले आ जाएगा उदाहरण और फिर नियम, तो तब तो उदाहरण हो जाएगी। 81 में पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, अभिनय विषय प्रयोग कुत्रस्ति। अभिनय का प्रयोग कहाँ करेंगे? कक्षा शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण या पद्य शिक्षण। अभिनय का प्रयोग हम कब करेंगे? नाटक शिक्षण के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न है, उसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है, प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय संस्कृत शिक्षण कस्य विधि प्रयोग करते। बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण के अंदर कौन सी विधि का प्रयोग है वो किया है? अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या पाठ्यशाला विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। तो बोकिल महोदय है, इन्होंने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग है वो किया है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिम कौशल विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण का अंतिम कौशल कौन सा है? भाषणम, श्रवणम, पठनम, लेखनम। लेखनम कौशल है वो अंतिम कौशल होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, उपचारात्मक शिक्षणम किम। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति, उसकी समस्या को दूर करना। शिक्षणमेदम समागतवहे दोषेवहे त्रायते। छात्र शिक्षकयोः नृत्यानां स्फूर्ति जागृति उपयुक्तम कथनम सत्यम। ऊपर के तीनों कथन छात्र को समस्या का दूर करना बिल्कुल सही है। शिक्षण सहभागी दोष भय त्रायते, तीनों दोषों को दूर करना। छात्र है शिक्षकयोः नृत्यानाम स्फूर्ति, बोलने के अंदर उसकी ज़्यादा रुचि हो। उपचारात्मक, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है वो सही होगा। आता है चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 86 है, शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यम किम भवति। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? धन उपार्जन करना, धन का उपार्जन करना, स्वार्थ साधनम, सर्वांगीण विकास करना, सर्वत्र भ्रमण करना। तो शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह सर्वांगीण विकास करना होता है एक बालक का। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, वो यह है कि छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षण कथय क्रियते। ज्ञानात्मक क्षेत्र का हम परीक्षण किस तरीके से करेंगे? दर्शनेन, परीक्षाया, मूल्यांकनेन, भाषण। तो इसका हम मूल्यांकन है वो किस तरीके से करेंगे? तो परीक्षा के माध्यम से हम इसका क्या करेंगे? ज्ञानात्मक ज्ञान का विकास है वो तो परीक्षा के माध्यम से होगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 88, संप्रेषणाय किम कृतम कर्तव्यम, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम। पूर्णसज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमण, भाषण। संप्रेषण कौशल का कर्तव्य क्या होता है? पूर्ण रूप से सज के संपूर्ण रूप से होना, पूर्ण सजा इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 है, के हे अमूर्त वस्तुन है संकल्पना मूर्तिमती भवति। अमूर्त वस्तु की संकल्पना है वो किस तरीके से की जा सकती है? पत्र के है, दंडे है, चित्र है या पुस्तकी, किसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अमूर्त वस्तु है वो होती है, तो चित्र है वो अमूर्त वस्तु होती है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, छात्राणाम सुलेख है लेखन शैली अभिव्यक्ति च के हे प्रश्न परीक्षन्ते। छात्राणाम सुलेख से लेखन सामग्री का अभिव्यक्ति करने के लिए किस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है या अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर उसकी लेखनीय अभिव्यक्ति का शुद्धता आती है उसके अंदर। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद व गद्य व पद्य में लिखित है? सामाजिक अध्ययन आ गया। सामाजिक अध्ययन हम SST सा कर रहे हैं, तो अब 91 से आगे के प्रश्न सामाजिक के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है वो गद्य व पद्य में लिखित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो किसके अंदर कौन सा जो वेद है उसके अंदर गद्य व पद्य दोनों के अंदर है वो लिखा गया है? तो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में क्या है? लिखित है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बालाकोट है, इसको बालाकोट। मनका बनाने का कारखाना, सुरत कोटड़ा, बंदरगाह, लोथल,
कलश, स्वाधान, चूहंदड़ो, शिप उद्योग। तो इससे हमें क्या पूछा है, सुमेलित करना है। एक तरफ तो हमें सभ्यताएं दे रखी है, उसकी तरफ वहां पर मिलने वाली कहां पर क्या मिला है यह हमें पूछा है। तो बालाकोट, उसके अंदर सूप उद्योग मिला है, सूप उद्योग है बालाकोट के अंदर मिला है, तो 1 नंबर पहले में और किसी में 4 नहीं। तो हम इस तरीके से पता लगा। सुरकोटड़ा के अंदर क्या मिला है, कलश के समाधान मिले हैं, लोथल के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह मिला, चूहंदड़ों के अंदर मनके बनाने का एक कारखाना मिला है। सबसे पहले इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले हमें जो आता है हमें उसको क्या करना है, मिलान कर लेना है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से किस सेंधव स्थल का नगर 3 भागों में, जिसे गड्डी, मध्य, निचला भाग में विभक्त था? कालीबंगा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा या हड़प्पा, इनमें से किसका है वो 3 भागों के अंदर, संदेश भागों के अंदर धोलावीरा का है, वो गड्डी, मध्य, निचला नगर के रूप में विकसित था। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख प्राप्त के साक्ष्य मिले हैं? सो लोथल से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से या राखी गड्डी से? कहाँ से क्या मिला? एक सूचना पट है, सूचना पट का अभिलेख है वो हमें मिला है। तो सूचना पट का अभिलेख है वो धोलावीरा से मिला। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल के अंदर वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैनी? मौर्य काल के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का तो वो तक्षशिला था। दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? आर्यभद्रबाहु, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य जिनेश, आचार्य गुणभद्र? तो आचार्य क्षेमेंद्र है वो परिशिष्ट पर्वन के रचयिता है। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 97 प्रश्न है, प्रश्न नंबर 97, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम तथा ग्राम में विभाजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले क्या क्या राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम के अंदर विभाजित? चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट और चालुक्य। सबसे पहले है दक्षिण भारत के अंदर है वो राष्ट्र को 3 भागों में कोटम और ग्राम के अंदर किसने विभाजित किया था? तो पल्लव थे, इन्होंने कोटम और ग्राम में विभाजित। दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर है वो 98, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासन के काल में हुआ था? अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, सुमेलित करना है हमें। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण, विवेकानंद, सरस्वती, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, एम जी रानाडे, आर्य समाज? तो हमें मिलान है वो करना है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म की स्थापना। तो ब्रह्म कहां पर है? 3 नंबर के अंदर है। विवेकानंद सरस्वती है, इन्होंने विवेकानंद जो सरस्वती है इन्होंने किसकी स्थापना की थी? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण की स्थापना। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं पहले 1 में 3 इसमें भी है, और राजा राममोहन के बाद विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, और उसके बाद 1 है इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये होगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, रानाडे ने ब्रह्म समाज की स्थापना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने? सबसे पहले महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101 है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग थे, या रिपन थे, या लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कर्जन थे? तो 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग है वो गवर्नर जनरल थे। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को? तो भारत का आधुनिक निर्माता है वो लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब मॉडल पेपर कर रहे हैं उसके अंदर हम जिस प्रश्न के लिए हम ये कह रहे हैं, मैं जिस प्रश्न के लिए कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है,
इन मॉडल पेपरों में भी हम जो महत्वपूर्ण है उसको हम क्या करवा रहे हैं, स्टार लगवा रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अंदर डलहौजी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार। भारत का सबसे प्राचीन विहार नालंदा, उदयंतपुरी, विक्रमशिला या भाजा। सबसे जो प्राचीन विहार है वो नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 104 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रक, शाक्य, मौर्य, शाक्य या कुरु। तो बुद्ध हैं वो किस वंश से? शाक्य वंश से थे। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 105, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ताजमहल का निर्माण है वो किसके शासनकाल में किया गया था? अकबर के समय, जहांगीर के समय या बाबर या शाहजहां के समय? तो ताजमहल का निर्माण है वो शाहजहां के समय मुमताज बेगम के लिए किया गया था। चौथा ऑप्शन उसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 106, भारत में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। तो भारत के अंदर सबसे क्या पूछा इसने, पार्टी को मान्यता, अच्छा राजनीतिक पार्टी को मान्यता है वो किस? सर्वोच्च निर्वाचन आयोग ही देगा। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107 है, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा जिसे हम PIL लगाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। PL भगवती, AS आनंद, AM अहमदी, SM हिदायतुल्ला। तो उस समय कौन था मुख्य न्यायमूर्ति जब लोकहित न्याय पद्धति के अंदर लोकहित मुकदमा है वो लगाया गया था? तो PL भगवती थे। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108 है, प्रश्न नंबर 108, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्वशासन से या राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की? तो शहरी स्वशासन है इसमें 74वां संविधान संशोधन है, और 73वां संविधान संशोधन है ग्रामीण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु या उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष? कितनी उम्र है वो होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष है वो होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो जनहित जो याचिका है वो उसका अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है संविधान के अंदर? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 111 है, भारतीय संसद प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। संसद के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट है वो विभाजन है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। यह प्रश्न 11 का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। उपाधियों का निषेध किस अनुच्छेद में है? धार्मिक मामलों के प्रति प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद, अब इधर एक तरफ अनुच्छेद दिए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 यहाँ आ गया। ये अनुच्छेद 21 अनुच्छेद है 21 और अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो दे रखी है। तो सबसे पहले उपाधियों का जो निषेध है वो अनुच्छेद 18 के अंदर होता है। अनुच्छेद 18 में तो पहले में 3, उसके बाद धार्मिक मामलों की जो स्वतंत्रता है, किसकी? धार्मिक मामलों की जो स्वतंत्रता वो अनुच्छेद 26 के अंदर आएगी। अनुच्छेद 26 तो इसके अंदर 4, 3 और 4। तीसरा इसके अंदर तीसरा और चौथा, तो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम अल्पसंख्यकों का संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 के अंदर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1900, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो अनुच्छेद 21 के अंदर आएगा। अनुच्छेद 21।
तो हमारा तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ स्रोत हैं कि कहाँ से क्या चीज़ है वो ली गई है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपात उपबंध रूस से। तो इसके अंदर कौन सा सुमेलित है वो नहीं है। आपात के उपबंध है वो रूस से नहीं लिए गए हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र है वो ब्रिटेन से हैं और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है, भारत के द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय। तो संसदीय और संघीय व्यवस्था है, इसको अपनाया गया। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? हेडली सेल पवन तंत्र, भूकंप संभावित क्षेत्र, ज्वालामुखी गतिविधि, ज्वार रचना। तो हेडली सेल है वो पवन यंत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, सामुद्रिक कछपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन समुद्री जो कछुए हैं उनकी बात हो रही है, कछुओं को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर क्या है उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्र कछुए हैं या कछप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स रिडले, लागरहेड, ओलिव रिडले या प्लेट बेक। तो यह किसने देते हैं? केनेप्स रिडले ने। ये परिभाषा है, 1 मिनट, क्या परिभाषा है? समुद्री कछपों की नहीं, यह परिभाषा है ओविल रिडले की है। केनिस रिडले की अलग है, माइंड में चल रही थी। तो आलिक रिडले की है परिभाषा। 116 में 3 होगा। प्रश्न नंबर 117 है, पवन व क्षेत्र को सुमेलित करना। चिनकू कहाँ पर है? सिरको कहाँ पर है? ब्रिक फील्डर्स कमीशन, सहारा मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र। तो सबसे पहले जो चिनकू पवन है वो कहाँ पर? चिनकू संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। 1 मिनट, चिनकू ऑस्ट्रेलिया के अंदर या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है वो देखने को हमें मिलते। तो चिनकू अमेरिका के अंदर ही देखने को मिलती है। सिरको है वो सहारा मरुस्थल शहर से, और ब्रिक्स है, ब्रिक फील्ड्स है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खमसन मिस्र के अंदर है। तो एक में 2 और दूसरे में 1, तो ये कट गया। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18 नंबर का प्रश्न है, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विचलन होता है या अपकेंद्रीय बल या परिभ्रमण या तापमान? तो पवनों की दिशा के अंदर विचलन है वो किस वजह से होता है? परिभ्रमण के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन से एक वर्षा की न्यूनतम विचलता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट पे, कोंकण तट पे या छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर सबसे एक है वो न्यूनतम विचलता पाई जाती है, विचलन होता है। तो जो मालाबार तट है उसके अंदर वर्षा का न्यूनतम विचलन होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, भारत में जनगणना वर्ष 2011 की साक्षरता दी गई थी। 2011 की साक्षरता 74.1, 65.38, 71.44, 64.83। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से साक्षरता दर है वो हमें पूछा है, तो 74.4 थी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सोयाबीन है वो पाया जाता है। कहाँ पर? एमपी के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है,
गंगा नदी है वो निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलात ग्लेशियर से। तो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123, राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आंध्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। तो स्थानांतरित करती है कृषि है उसका नाम राजस्थान के दक्षिण के अंदर स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124 है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, जयपुर, कोटा, अजमेर और धौलपुर। सबसे कम क्या पूछा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, तो धौलपुर है, उसके अंदर सबसे कम लिंगानुपात है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 125, जयसमंद झील कहाँ स्थित है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या राजसमंद के अंदर। तो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है या चौथा स्थान है। तो प्रथम स्थान के ऊपर राजस्थान है वो सरसों उत्पादन के अंदर भारत में स्थान रखती है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 है, राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई थी, वर्ष 2011 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2009 में या वर्ष 2008 में। तो सौर ऊर्जा की नीति की हम बात करें तो सबसे पहले है वो 2010 में शुरू की गई थी। 2010 के अंदर वर्ष सौर ऊर्जा है वो कब हुई थी, 2011 के अंदर हुई थी, 2011 के अंदर सौर ऊर्जा है वो हुई थी, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, माफी चाहूंगा। प्रश्न नंबर 128 है, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक कहे जाते हैं और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया, इनमें से कौन सा है। राठौड़ राजवंश से संबंधित यह पूछा है, जिसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगनों का वो स्वामी कहलाता था। चंद्रसेन, मालदेव, माल सिंह या जोध सिंह। तो 52 युद्धों का विजेता है वो किसको कहा जाता है, राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। प्रश्न दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 129 है, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था, पद्मिनी, कर्मा देवी ने, मीना देवी ने, अमृता देवी ने। तो अमृता देवी ने उभय सिंह के समय इन्होंने अपने जान की आहुति है, प्राणों की आहुति दे दी थी, जिसमें कुल है 363 लोग है वो शहीद हुए थे और खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है 130 नंबर का प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपादे। तो उमादे है, इसको हम क्या रूठी रानी के नाम से जाने जाते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 है, राजस्थान निर्माण के तीसरे चरण में जिसका नाम संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी, संयुक्त राजस्थान द्वितीय के अंदर राजस्थान निर्माण का तीसरा चरण है, उसकी राजधानी किसे बनाया, जयपुर को, अलवर को, कोटा को या उदयपुर को। तो उदयपुर को राजस्थान का जो तीसरा चरण हुआ था उसको उदयपुर को राजधानी बनाया गया था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, गिरी सम्मेलन का युद्ध लड़ा गया था, जनवरी 1544 में, नवंबर 1544 में या जून 1544 में, दिसंबर 1544 में, 5 जनवरी या 4 जनवरी 1544 के अंदर ये गिरी सम्मेलन का युद्ध लड़ा गया था, पहला ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 133, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, चित्रांगन मौर्य ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने या रतन सिंह ने। चित्तौड़गढ़ का निर्माण है वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या उदयपुर के अंदर। मरु महोत्सव है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका राइट। प्रश्न नंबर 135, राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष है वो विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में या जोधपुर के अंदर। तो अजमेर के अंदर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है, वहाँ पर क्या उर्स लगता है, तीसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में, किस लोक देवता को समर्पित है, गुगा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या देवनारायण जी को। तो रामदेव जी हैं, उनको 13 ताली नृत्य जिसके अंदर 9 मजीरे हैं
वो दाहिने के अंदर, 3 हैं वो हाथों के अंदर पहने जाते हैं। इसका है वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं लक्षण महाराज, भानुजी महाराज, बीरूजी महाराज या उदय शंकर। तो राजस्थान का जो कथक नृत्य है वो जयपुर घराने के भानुजी महाराज को इसका प्रवर्तन और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, विश्व के किस प्रदेश में गरजते हुए चालीसा चलती है? दक्षिणी डिग्री 10 डिग्री दक्षिण से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, या 10 डिग्री उत्तर से लेकर के 10 उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण की ओर कहाँ पर चलता है गुजरता हुआ जिसे हम गरजते हुए चालीसा है वो कहते हैं। तो इसके अंदर 40 डिग्री दक्षिण 50 डिग्री दक्षिण के मध्य अक्षांशों की बात मध्य होता है, उसे हम गरजते हुए चालीसा है वो कहते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 139 है, निम्न को सम्मिलित करना। शिक्षण संस्थान एक तरफ स्थान है, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला, अनहिलवाड़। भागलपुर बिहार में, भावनगर गुजरात में, पाटन गुजरात में या रावलपिंडी पाकिस्तान में। तो शिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है तो हमें यह देखना है। तो विक्रमशिला है वो भागलपुर बिहार के अंदर है, वल्लभी भावनगर गुजरात के अंदर है, और तक्षशिला पाटन गुजरात और अहिलवाड़ी रावलपिंडी के अंदर है। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 1 मिनट, 1, 2, 4 तक्षशिला है वो रावलपिंडी के अंदर आएगी ये। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 139 में पहला ऑप्शन सही होगा। 140 नंबर का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनना है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित यह प्रश्न पूछा है। नंबर 1, शीर्षक बैंक, यह एक शीर्षक बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को क्रियान्वित करता है, निर्यानित नहीं बल्कि क्रियान्वित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान कराता है। यह नाबार्ड के कार्यों का संरक्षण करता है। नाबार्ड वो संस्थान है जहां किसानों को आर्थिक सहायता है वो प्रदान की जाती है। तो यह एक क्या है, एक शीर्ष बैंक है और इसमें क्रियान्वित नहीं बल्कि आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति ये नहीं होता है। व्यापारिक एक में होता है, क्या पूछा इसने, निर्यानित नहीं है, क्रियान्वित होता है इसके अंदर। और व्यापारिक घरानों को ऋण ये ऋण का काम है वो नहीं करती है। यह नाबार्ड कार्यों को निरीक्षण भी करती है। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यह उपयोगिता दृष्टि से प्रेरित है, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बनाता है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षण केंद्रित विधि है। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम को मानती है। तो सामाजिक शिक्षण के अंदर प्रोजेक्ट विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो उसका मेन उद्देश्य है वो क्या रहने वाला है। तो यह एक क्या है, उपयोगितावाद, बिल्कुल उपयोग होने वाला दृष्टिकोण है। और यह खोज विद्यार्थियों को अगर दिखाएंगे खोजी बनाती है, पूर्ण रूप से शिक्षण केंद्रित नहीं हो सकती। यह स्व के निर्देशित क्रियाकलापों के द्वारा सीखती है। तो पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो गया। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 142 है, सामूहिक परियोजना कार्य निम्न में से किसके लिए उपयुक्त? सामूहिक परियोजना की बात हो रही है। एक समूह के रूप में छात्रों की गृह कार्य देने के लिए, छात्रों को गृह कार्य देने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों के बीच मौज मस्ती करने, माहौल पैदा करने के लिए, छात्रों के बीच झगड़ा करने के लिए। तो झगड़ा नहीं हो सकता, मौज मस्ती नहीं। गृह कार्य है वो सार्वजनिक सामूहिक रूप से नहीं बल्कि मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 है, सामाजिक विज्ञान
कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या है? छात्रों की बौद्धिक योग्यता में कमी बिल्कुल आती है, छात्रों की बौद्धिक जागरूकता में कमी होती है, और शिक्षक का छात्रों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण न होना भी क्या होती है? प्रमुख विषय समस्या आ सकती है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर चारों की चारों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की एक समस्या है वो नहीं है? छात्रों का रटने पर अधिक ध्यान देना, विषय से संबंधित प्रयोगशाला का अभाव होना, पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग और पाठ्य पुस्तक विधि से संबंधित स्रोत का अभाव होना। सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है वो पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग है, वो समस्या नहीं है ये पूछा, ये तो पाठ्य पुस्तक विधि का, ये सभी हैं और ये नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 145 की ओर चलते हैं। यदि आप कक्षा 6 में छात्रों को गीता पढ़ाना चाहते हैं, गीता पढ़ाना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस गतिविधि का चुनाव करेंगे? गीता पढ़ा रहे हैं, छात्रों को गीता के ऊपर एक लंबा भाषण देंगे, छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पाठ पढ़ाएंगे, छात्रों को गीता पर एक निबंध लिखने के लिए कहेंगे, और चौथा ऑप्शन है छात्रों को क्या मिस्टेक किया, तो छात्रों को गीता की जानकारी करने के लिए कहेंगे। तो इनमें से कौन सा है वो सही होगा? माध्यम से हम गीता को पाठ कराएंगे, गीता का निबंध लिखने के लिए हम क्या गीता के माध्यम से पढ़ाएंगे, निम्न से कौन सा गतिविधि का चुनाव? हम गतिविधि का ये करेंगे, छात्रों को कहानी के माध्यम से गीता का पाठ कराएंगे। कहानी के माध्यम से अगर कराएंगे तो गीता पाठ है बहुत बड़ा है और समझ में बहुत जल्दी आएगा बच्चों को, कहानी के माध्यम से बच्चे हैं वो सीखते हैं। तो 145 में दूसरा ऑप्शन है हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्न में से कौन सा चिंतन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तार्किक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन? सबसे उत्तम चिंतन है वो तर्कों के माध्यम से होता है, वो तार्किक चिंतन होता है, इसमें तर्क अधिक होते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है? किसी अध्याय की यह पूछा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर ऐसी दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है। हम अब कथनों की ओर चलते हैं। पहला कथन है, किसी अध्याय की विषय वस्तु पर विद्यालय में छात्रों को द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाना, शिक्षक के द्वारा छात्रों को किसी अध्याय की विषय वस्तु व्याख्यान देना, छात्रों के द्वारा किसी अध्याय की विषय वस्तु पर निबंध लिखना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछा है? सर्वाधिक दोषपूर्ण है व्याख्यान, वो दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो व्याख्या का ही किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148 है, जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? जन्म के जस्ट बाद की बात कर रहा है, सबसे पहले कौन से चिंतन का है वो विकास होता है? तार्किक चिंतन का, कल्पनात्मक चिंतन का, प्रत्यात्मक चिंतन का या प्रत्यक्षात्मक चिंतन का? सबसे पहले बालक के अंदर प्रत्यक्षात्मक चिंतन का विकास होता है। सबसे पहले बालक है वो किसी भी वस्तु को देख करके उसके ऊपर चिंतन करता है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 149 है, सीखने के प्रतिफल पुस्तिका में एक समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण प्रक्रियाएं नहीं सुझाई गई है? समावेशी कक्षा में सभी छात्र कक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। समावेशी व्यवस्था हेतु विशेष शिक्षकों की भर्ती की जाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करने के साथ अमूर्त अवधारणाओं को समझने के लिए ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करें। समूह कार्य में वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, मानचित्र पढ़ने की गतिविधियों आदि का आयोजन किया जाए। किसके अंदर पूछा? ये नहीं सुझाई गई है। तो कौन सी है वो नहीं सुझाई गई? समावेशी व्यवस्था में शिक्षकों की भर्ती की जाए, यह ऐसा कोई उल्लेख है इसके अंदर नहीं किया गया और सभी इनके अंदर उल्लेख हैं वो किए गए। तो 149 में दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? कौन सा है? वहां और नहीं को हमें क्या करना है? गोला कर लेना है।
जानने में अधिगमकर्ता की अभिरुचि का विकास करना, अधिगमकर्ता के अवबोध के स्तर का मूल्यांकन करना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को सुगम या सरल बनाना, अधिगमकर्ता के भावात्मक पक्ष का समझना। तो शिक्षा के लिए सूचना संप्रेषण तकनीक के अंदर है वो अधिगमकर्ता के भाव और भाव पक्ष का को समझने का है, वो नहीं दिया गया इसके अंदर। तो हमने आज मॉडल नंबर 5वां है वो पूरा कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो निरीक्षण है वो स्वयं कर रहे होंगे। आपको बार बार कहता हूं, एक पेन ले और एक तरफ है वो पुस्तिका। प्रश्न जैसे भी आए, जैसे जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना उत्तर है वो पुस्तिका के अंदर लगाते जाए, और फिर अंत में आप उसका क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करें, और आपके कितने सही हो रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताए। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो अत्यधिक बढ़ेगा और आपकी रुचि है वो विकसित होगी। इस तरीके से आप अपना मूल्यांकन है वो कर सकते हैं। अगला मॉडल पेपर है उसकी हम चर्चा भी करेंगे अगले में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।